हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के अंदर 24 जुलाई को पूछे गए शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे इंग्लिश के सवाल होंगे, इन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले हम लोग मैथ्स के सारे सॉल्यूशन कर चुके हैं। सीजीएल एग्जाम 2023 वाला जो पेपर 1 में हुआ था, टोटल शिफ्ट हुए थे 39 शिफ्ट्स। तो हम लोगों ने टोटल क्या हो गया, 39 सेट के अंदर इन सबको हम लोग खत्म कर चुके हैं, मैथ्स के सॉल्यूशन को। तो ये हमारा सेट नंबर 1 होगा अगर हम इंग्लिश के सॉल्यूशन की बात करें। ठीक है। तो इसके साथ साथ हम लोग रीजनिंग का सॉल्यूशन भी लाने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मैथ्स की तरह इंग्लिश का सॉल्यूशन भी पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते चलते हम लोग मैथ्स की चलते हम लोग इंग्लिश की तरफ। मेरा नाम बबलू सोनी है। ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ से आपका शुरू हो रहा है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, आप देख सकते हैं। चलते हैं पहले सवाल की तरफ, क्या बोलता है। पहला सवाल है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आपको इनकरेक्टली स्पेलिंग कौन सा है, आपको वो चूज करना है। जब भी इनकरेक्टली स्पेलिंग की बात करें तो यहाँ पे इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं कि क्या कह रहा है, इसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आप चारों ऑप्शन चेकआउट कर लो कि कौन सा ऑप्शन का स्पेलिंग क्या है, गड़बड़ है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ग्लिटरिंग जो पहला वाला वर्ड ही है, यही हमारा गड़बड़ दे रखा है। ग्लिटरिंग आप देखेंगे ये होता है ग्लिटरिंग, GLTRING ग्लिटरिंग होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुत प्रभावशाली या सफल इंसान को हम लोग बोलते हैं ग्लिटरिंग। आप यहाँ पढ़ेंगे पता भी लग जाएगा आपको। द विलेजर बेगर्स नो लॉन्गर इल एट इज इन द गैदरिंग ऑफ ग्लिटरिंग डिग्निटरीज। एक बहुत ही प्रभावशाली लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसको हम बोल सकते हैं प्रभावशाली या सफल लोग, आप कह सकते हैं इसको बोलते हैं ग्लिटरिंग। तो यहाँ पे डबल टी होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बाकी अगर बात करें ऑप्शन नंबर 2 का, असाइन का मतलब होता है किसी चीज को कोई चीज सौंप देना। असाइन का मतलब होता है सौंप देना। अप्रेंटिस का मतलब होता है शिक्षु, कोई चीज सीखने की चाहत जो होती है उसको बोलते हैं शिक्षु। बेगर्स का मतलब आपको पता है भिखारी होता है। आगे चलते हैं नंबर 2 के पास चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। नंबर 2 बोलता है कि सी इज, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से आपको भरना है, ए पीकॉक इन द ब्लू सैटिन साड़ी। मतलब कितना यहाँ पे, सो ब्यूटीफुल एज ब्यूटीफुल एज, ब्यूटीफुल लाइक, वेरी ब्यूटीफुल एज। ये तो कुछ होता ही नहीं है, ये कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पे दो ऑप्शन है जो आपको चूज आउट करना है। तो आप देखो यहाँ पे, आपको पता है दो चीजें होती है, एक होता है एज, एज फिर बीच में एडजेक्टिव और एज, ये होता है। और एक होता है सो, फिर होता है एडजेक्टिव और फिर होता है एज। दोनों का इस्तेमाल कब करते हैं, एज प्लस एज जो होता है ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आता है। ठीक है। और सो प्लस एज जो आता है वो आता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस है क्या, यहाँ पे सेंटेंस क्या है, सी इज। यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल तो किया नहीं गया है। अगर मैं सिंपल एग्जांपल की बात करूं, आप देख सकते हैं एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं अगर बोलूं कि राम इज एज स्मार्ट एज श्याम, तो बिल्कुल ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं और मैं ये बोलूं कि राम इज नॉट एज स्मार्ट एज श्याम, तो ये वाला सेंटेंस गड़बड़ है। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे एज स्मार्ट एज नहीं आएगा, क्योंकि अगर चूंकि यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटेंस आ चुका है, राम इज नॉट लग गया, तो यहाँ पे एज के बदले क्या आ जाएगा, सो। राम इज नॉट सो स्मार्ट एज श्याम। आई थिंक यू गॉट इट। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सी इज एज ब्यूटीफुल एज, बिकॉज यहाँ पे नॉट का स्पेलिंग तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, नॉट का इस्तेमाल किया हुआ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द ब्यूटीफुल आंसर। नंबर बढ़ते हैं आगे, नंबर 3 के पास चलते हैं। नंबर 3 क्या बोलता है कि थिंग फिट टू इट, जो खाने लायक उसको बोलते हैं इडिटल, सॉरी एडिबल बोलते हैं, खाने योग्य को बोलते हैं हम लोग एडिबल। आपको पता है पहले से, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान। ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे डाइजेस्टिबल जो पचनीय हो, जो पचने के लायक हो, उसको बोल सकते हैं पचनीय। ठीक है। नंबर 3 जो होता है उसको बोलते हैं एलिजिबल, यानी कि योग्य, कोई चीज के लिए एलिजिबल हो जाना, योग्य हो जाना। क्यूरेबल, जिसको क्योर किया जा सके, निरोग किया जा सके, उसको बोलते हैं क्यूरेबल। आसान आसान ऑप्शन थे। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 के पास चलते हैं। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको दिखाना है। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली। इसमें कुछ भी गड़बड़ी आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं कि बाकी सब में क्या गड़बड़ी है। ए पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए पार्टिसिपेंट्स कैसे हो सकता है, यहाँ पे एक प्लूरल लिखा हुआ है और यहाँ पे ए तो सिंगुलर के लिए आता है। नंबर 2 हमारा गड़बड़ हो गया। आप देखेंगे द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन हैज बीन, पार्टिसिपेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो इसके लिए हैज नहीं बल्कि हैव आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत।
आप देखेंगे द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन इज विनिंग, यहाँ फिर से इज आ गया, इज नहीं बल्कि आर होना चाहिए अगर आना भी होगा तो, क्योंकि ये वाला सेंटेंस क्या है, प्लूरल, ये वाला वर्ड क्या है, प्लूरल। सो द ओनली ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। आप यहाँ पे एक वर्ड में दिखाना चाहूंगा आपको, लिखा हुआ वेट फॉर, किसी का इंतजार करना। आप यहाँ देख सकते हैं वेट फॉर जो होता है ना, अगर वेट फॉर के बदले एक दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर दे अवेट, तो भी यहाँ पे सही होगा। आप याद रखना हमेशा वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट। ठीक, अगर आपको फॉर इस्तेमाल करने का मन ना करे तो आप अवेट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर इस सेंटेंस को मैं बोलूँ, अगर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन आर अवेटिंग देयर टर्न क्यूरियसली, आई थिंक यू गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 के पास चलते हैं। नंबर 5 आपका देख सकते हैं, हाँ ये वाला आ गया। ठीक है, जंबल ऑर्डर में आपको इसको हाँ सही करना है, अरेंज करना है, रीअरेंज करना है। अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। ठीक है, इस तरह के ऑप्शन, इस तरह के सवाल में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन में देखोगे स्टार्टिंग में 2 बार बी है और 2 बार सी है, तो हम ए और डी की तरफ ध्यान देंगे ही नहीं, हम सिंपल क्या करेंगे, पहले बी और सी को पढ़ लेंगे। पढ़ते हैं कुछ ना कुछ तो मालूम चल ही जाएगा। आप देखोगे लिखा हुआ कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड आवर नेशनल फ्लैग, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, तिरंगा जिसका नाम था विच मीन्स ट्राई कलर, ऑन 22 जुलाई 1947। ये बोला गया, इसको अडॉप्ट किया गया। ठीक है, फिर बोला गया, अगर सी पढ़ूं मैं, तो एज ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम इट इज फैशन्ड फ्रॉम खादी विच इज डोमेस्टिकली स्पून इंडियन कॉटन। ये इंडियन कॉटन की बात कर रहा है, खादी की बात कर रहा है, इसको फैशन्ड फ्रॉम खादी मतलब खादी से लिया गया है। ये सब कुछ किसके बारे में कह रहा है, आपको दिख जाएगा ये ट्राइकलर के बारे में कहा जा रहा है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि सी हमारा पहला तो नहीं होगा, सी हमारा पहला सेंटेंस तो नहीं होगा, क्योंकि ये इलेबोरेट कर रहा है इस बी वाले ऑप्शन को। मतलब मैं कह सकता हूँ सी तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दोनों को काट दो फटाफट। आपके पास बचेगा 2 ऑप्शन, बी बी। अब बी के बाद डी होगा कि सी होगा, आपको चेकआउट करना है। तो बी के बाद सी पढ़ रहे हैं तो कुछ तो रिलेशन मिल रहा है मुझे, कुछ तो इसमें संबंध दिख रहा है कि बी के मतलब बी आपने बोला तिरंगा के बारे में, तो तिरंगा का इलेबोरेशन क्या बोला कि इसको फैशन किया गया खादी से, जो कि डोमेस्टिकली बनाया गया है, घर से बनाया गया, स्पून किया गया इंडियन कॉटन के माध्यम से। अगर डी बोलता है इट फीचर्स 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स दैट आर ऑल द सेम विड्थ, 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप को ये फीचर करता है, और तीनों क्या होता है, बिल्कुल सेम विड्थ के, सेम चौड़ाई के होते हैं, ये भी कह रहा है। तो ये भी हमारे तिरंगा के बारे में कह रहा है। ठीक है, आगे पढ़ लेते, द टॉप बैंड इज मेड ऑफ सैफरॉन। अच्छा, अब यहाँ से आप देखेंगे कि ए और डी क्या रिलेशन में है। ये आप देख सकते हैं 3 स्ट्राइप है, जिसका टॉप बैंड जो होता है ना वो मेड ऑफ सैफरॉन होता है, विच सिंबलाइजेज पावर एंड करेज। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए जो आएगा वो डी के साथ आएगा और बी जो आएगा वो सी के साथ आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द ओनली करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ऑप्शन चूज किया गया 1, पता नहीं किसके द्वारा भी होगा, मुझे नहीं पता, बट गड़बड़ी में और फास्टली नहीं करना है। इस तरह के सवालों को थोड़ा टाइम देकर के आप करेंगे, फास्टली आराम से बना सकते हैं। नंबर 6 के पास आते हैं। नंबर 6 क्या बोलता है भाई, अनहीडफुल एक वर्ड है, यहाँ पूछ रहा है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पहला वर्ड है फीबल का, पूछ रहा है कि सिनोनिम क्या होगा। मैं 2 वर्ड लिख रहा हूँ, आप देखना। एक होता है फीबल, फीबल का मतलब होता है कमजोर, वीक जिसको बोलते हैं, ठीक है, वीक। ठीक है, और एक और वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिबल। इस दोनों वर्ड में बड़ा कंफ्यूजन रहता है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फिजिबल इसी को बोलते हैं प्रैक्टिकेबल, याद रखना, व्यवहारिक। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे जो पूछ रहा है वो फीबल का सिनोनिम पूछ रहा है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 2 इज द ओनली ऑप्शन, वीक मतलब कमजोर। बाकी 3 ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। अनहीडफुल का मतलब क्या होता है, अनहीडफुल का मतलब होता है भाई नॉट नोटिसिंग और पेइंग अटेंशन, मतलब आप किसी चीज को नोटिस नहीं कर पा रहे। ठीक है, आप किसी को कुछ बोल रहे हैं वो नोटिस ही नहीं कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो पे अटेंशन नहीं दे रहा है आपकी बातों पे, तो उसको बोल सकते हैं अनहीडफुल। ठीक है, सुन के अनसुना कर देना, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, नॉट पे अटेंशन बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत होता है। बेनफुल का मतलब आपको पता है पहले से, खतरनाक। बेनफुल का मतलब डिस्ट्रक्टिव, या फिर हार्मफुल बोल सकते हैं, जो खराब चीज है, हानिकारक है, हार्मफुल या डिस्ट्रक्टिव, वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन सिंपली थिंक ऑफ। इसका मतलब क्या होता है भाई, हानिकारक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 के पास चलते हैं। नंबर 7 क्या बोलता है कि सी हैड एन एबिलिटी टू परसुएड अदर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसुएड भाई, परसुएड का मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए मना लेना, राजी कर लेना। आप इसको बोल सकते हैं राजी करना, किसी को कुछ करने के लिए राजी करना, परसुएड करना। ठीक है, आपका इससे क्या पूछ रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट, मतलब इसके बदले में कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो परसुएड करना मतलब राजी करना, मतलब ऑलरेडी आप देख सकते हैं इम्प्रेस, बाकी ऑप्शन तो कुछ मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, बाकी का मतलब जान लेते हैं। सप्रेस का मतलब क्या होता है? दमन करना। सप्रेस का मतलब क्या होता है? दमन करना, किसी किसी को दबा देना, किसी व्यक्ति वस्तु कुछ भी अपने बल के प्रयोग से, बाय यूज ऑफ फोर्स, बाय यूज ऑफ फोर्स दमन करना, बोलते हैं इसको सप्रेस करना। इसके संग संग एक और वर्ड आता है, इसको बोलते हैं ऑप्रेस। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है और काफी फेमस भी है। आपको पता है ऑप्रेस का मतलब होता है तंग करना, वैक्स करना। ठीक है, नंबर 2, किसी जगह पे रुकने के लिए बोलते हैं हॉल्ट। आउटरेज का मतलब क्या होता है? आउटरेज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप देख सकते हैं किसी चीज का उल्लंघन करना, उल्लंघन बोलते हैं आउटरेज। ठीक है, तो ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 के पास चलते हैं, फिर से आगे आपका पैरासिम्बल। तो फिर से आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए, उस वाले केस में क्या था, 2 बार बी था स्टार्टिंग में, 2 बार सी था, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ए बी सी डी चारों अलग अलग है। मतलब अगर आपने एक भी पकड़ लिया तो सारे आपके फटाफट खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह के सवाल में मैं क्या करता हूँ कि मैं इलिमिनेट करना चाहता हूँ। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला वर्ड अगर मैं पढ़ूं तो आप देखेंगे लिखा हुआ, पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है कि ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट इंक्रीजिंग द अमाउंट अंटिल ही हैड वेटेड अप टू 1,000 पाउंड्स। ही जो है ना बंदा, ही किसी बंदे के बारे में कहा गया जो इसी पैराग्राफ में होगा, मुझे ऐसा लगता है, और ये उसको रिलेट कर रहा है। मतलब किसी के बारे में कह रहा है, ये उसी चीज को इलेबोरेट कर रहा है कि उसने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, इंक्रीज किया अमाउंट को अंटिल उसने, हाँ जो भी है। तो अगर किसी के बारे में इलेबोरेशन शुरू हो जाए पहले ही सेंटेंस में, इसका मतलब पहला सेंटेंस तो वो नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने इसको देखा तो फटाफट हमने क्या कर दिया, ए वाले को हमने हटा दिया, ये तो नहीं हो सकता भाई। अब जरा बी पढ़ लेते हैं। तो बी अगर पढ़ेंगे, अच्छा इसमें आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे बी 2 बार था, अच्छा फिर तो बी को पहले ही पढ़ना चाहिए था। इस तरह के केसेस में क्या होता है ना कि संभावना ये होती है कि पहला सेंटेंस उसी सेंटेंस से शुरू होता है। ठीक है, बाकी अब अगर सी पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं, 3 कॉल्ड्रॉन्स वेयर नेक्स्ट प्रिपेयर्ड अंडर हिज डायरेक्शंस। ये भी इलेबोरेशन है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1 नंबर तो नहीं हो सकता। तो बी अगर पहला फिक्स हो गया था, और जरा आगे पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द स्प्रिंग ऑफ 1717, ये किसी एरा की बात कर रहा है, किसी युग की बात कर रहा है कि स्प्रिंग सीजन था 1717 का। आयरन फाउंड्रीज इन अ रिमोट डिस्ट्रिक्ट वेयर ऑफन विजिटेड बाय अ थिन मिडिल एज्ड मैन विद अ नोटबुक, है ना, जो भी है। इसके बाद देखेंगे बी के बाद सी आएगा या डी आएगा। 3 cauldrons were next prepared under his directions. He would wait out 2 pounds of iron. He would wait out 2 pounds of iron, have them heated till they were red hot, and then weigh them again. ठीक है, वो आयरन के 2 पाउंड को वेट करता है, उसको हीट करता है, फिर से रेड हॉट होता है, मतलब पूरा गर्म होकर लाल हो जाता है, फिर से उसको मतलब उसको वजन करता है। और 3 cauldrons वेयर नेक्स्ट प्रिपेयर्ड अंडर हिज डायरेक्शंस। तो इस तरह से वो 3 बार इस चीज को करता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे देख सकते बी के बाद क्या ऑप्शन होना चाहिए, डी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इस तरह के सवालों में ज्यादा दिमाग लगाओगे तभी हो पाएगा, फास्टली करोगे गड़बड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 के पास चलते हैं। आप देखेंगे लिली लिवर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिली लिवर्ड? ठीक है, इसका मतलब होता है कायर, याद रख लो इसको, कायर या डरपोक। ठीक है, कावर्ड बोल सकते हैं ना, कावर्ड, कावर्ड। ठीक है, मतलब जो कायर हो, डरपोक हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो बहादुर नहीं है। ब्रेव जो है वो तो इसका अपोजिट हो जाएगा ना, ये तो एंटोनिम हो जाएगा भाई। ठीक है, लेकिन आपको क्या पूछ रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सिनोनिम। जो बहादुर नहीं है यानी कि वो क्या है, जो बहादुर नहीं है यानी कि वो डरपोक है। तो ये क्या हो जाएगा, सीनो, अरे यार, निम। ठीक है, कॉमिकल का मतलब होता है हास्यपूर्ण, जो हंसाने वाला होता है। नॉटी का मतलब तो आपको पता है पहले से, बदमाशी, बदमाश, जो भी बोलिए आप उसको। ठीक है, आगे बढ़ते नंबर 10 के पास आते हैं। आप देखेंगे फिर से आगे, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। फिर से आप देख सकते हैं करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो सारा का सारा एसोसिएशन है, आप देख सकते हैं कैसे लिखते हैं एसोसिएशन को, A SS, इस तरह से हम लिखते हैं एसोसिएशन। बहुत ही आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं, नंबर 11 के पास चलते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका आ गया है, ईडियम आ गया, और आपको निकालना है कि इस ईडियम का मतलब क्या है। टाई अप इन नॉट्स, याद रख लीजिए, टाई अप इन नॉट्स का मतलब ही होता है टू कंफ्यूज समवन एंड मेक देम अनएबल टू एक्सप्लेन समथिंग। किसी को इतना कंफ्यूज कर देना कि वो किसी चीज को एक्सप्लेन करने के काबिल ही ना बचे,
इसका मतलब ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये चीज जब तक आपको याद नहीं होगा आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आप याद कर लेना, टाई अप इन नॉट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि किसी को इतना कंफ्यूज कर देना कि वो अपनी ही बातों को एक्सप्लेन करने के काबिल ना बचे। आगे बढ़ते नंबर 12 के पास आते हैं। फिर से देखो जरा, फिर से आएगा पैराजम्बल, एक शिफ्ट में 3-3 पैराजम्बल। ठीक है, तो शिफ्ट को आप खराब नहीं बोलेंगे, बढ़िया ही बोलेंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, चारों ऑप्शन के स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है। मतलब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मैं करना कोशिश करूंगा। आप यहाँ मैं देख पाएंगे कि बट सी नंबर में देखो, आप सी नंबर में, बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वाज एक्सट्रीमली कॉमन, बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वाज एक्सट्रीमली कॉमन। ये सेंटेंस, पहला सेंटेंस तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बारे में कुछ तो कहा गया। देखो बिहार है, यहाँ पे लिखा सेंट्रल इंडिया लिखा हुआ है, तो उसके बारे में कुछ तो इलेबोरेट कर रहा है, मतलब सी पहला सेंटेंस तो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप देखें, फिर आप देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन। फिर पूछा गया प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन। अगला सेंटेंस अगर पढ़ते हैं, बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया was extremely common till the end of 19th century. ओके, पहला पढ़ते हैं, इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया इन particular every district had smelters that used local deposits of ore to produce iron which was widely used for the manufacture of implements and tools of daily use. ये बोलता है the smelting was done by men while women worked on the bellows pumping air that kept the charcoal burning. आप देख सकते हैं कि ये जो बी है ना, स्मेल्टिंग वाज डन बाय मेन, तो ये स्मेल्टिंग जो हो रहा है, यहाँ पे एक वर्ड देखेंगे लिखा हुआ है, कहाँ पे, हाँ, बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वाज एक्सट्रीमली कॉमन। ये बी सी संबंध अब देख रहे हैं। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग बी से भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्मेल्टिंग भी कहीं ना कहीं आपने वर्ड पढ़ा होगा। देखो हेड स्मेल्टर्स यहाँ पे। ठीक है, तो बी भी स्टार्टिंग आप नहीं कर सकते, नंबर ए और डी पे आ सकते हैं। इन बिहार और सेंट्रल इंडिया में ए और डी में कंफ्यूज होने की संभावना पूरे पूरे है। ठीक है, तो इन द प्रोडक्शन ऑफ वुड्स स्टील रिक्वायर्ड हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन, बट आयरन स्मेल्टिंग, रिफाइन आयरन करने का टेक्निक जो है वो स्पेशलाइज है। ठीक है, बट आयरन स्मेल्टिंग जो होता है इंडिया में वो एक्सट्रीमली कहाँ पे होता है, कॉमन है 19th सेंचुरी के एंड तक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज मोर अप्रोप्रिएट देन ए। ठीक है, ओके, आप देख सकते हैं ए जो है पहले नहीं आ सकता, क्योंकि ये स्मेल्टर्स को और इलेबोरेट करके बता रहा है आगे की तरफ। आगे बढ़ते हैं, नंबर 13 के पास आते हैं। 13 क्या बोलता है, जिलस। जिलस का मतलब क्या होता है भाई, उत्साही। जिलस का मतलब क्या होता है, उत्साही। ठीक है, इसी को आप बोल सकते हैं इंथ्यूजियास्टिक। इंथ्यूजियास्टिक, ठीक है ना, जोशीला, उत्साही। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है। नंबर 2 क्या होता है, एपेथेटिक मतलब दयनीय, जिसको देख के आपको दया आ जाए, दयनीय। उदासीन, इसी को बोलते हैं इनडिफरेंट। उदासीन का मतलब दयनीय, उदासीन। डिटैच, डिटैच का मतलब क्या होता है भाई, ये अपोजिट है ऑफ अटैच। किसी से जुड़ जाना अटैचमेंट, किसी से बिछड़ जाना डिटैचमेंट। आगे बढ़ जाते हैं, नंबर 14 के पास आते हैं। ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है आपको, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो एक यहाँ पे सेंटेंस है, ही वोंट रिसीव एनी बेटर चॉइस देन दिस फॉर्म फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, ही वोंट रिसीव, वोंट का मतलब क्या होता है, विल नॉट को हम लोग बोलते हैं वोंट शॉर्टकट में। ठीक है, तो विल नॉट जो होता है, इसको अगर पैसिव करेंगे तो हम या तो इसको शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, तो वांट प्लस बी प्लस भी थ्री, ये इस्तेमाल करना पड़ता है। आप देखो किस में है, तो यहाँ पे देखेंगे पहले सेंटेंस में ही है वांट बी रिसीव्ड, वांट प्लस बी प्लस रिसीव्ड ये हो सकता है। वांट हैव बीन नहीं हो सकता। वुड, वुड कहाँ से आ गया, वुड नॉट हैव रिसीव्ड नहीं हो सकता। शुड नॉट बी रिसीव्ड नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 इज द ओनली आंसर, जो कि इसका आंसर होगा। बहुत ही आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं, हर डॉग कैन क्लाइम अंडर द फेंस। फेंस का मतलब क्या होता है भाई, घेरा। ठीक है, जब कोई घेरा लगाता है तो क्या चाहता है कि नीचे से घुस जाए, नहीं ना, तो अंडर द फेंस तो नहीं हो सकता। मतलब क्या होगा, एप्रोप्रिएट एंटोनिम आपसे पूछ रहा है। अच्छा, एंटोनिम पूछ रहा है, ओके ओके, तो फिर मेरा इलेबोरेशन गलत है।
ठीक है, एंटोनिम पूछ रहा है फिर तो आपको सिर्फ वर्ड देखना है। अंडर का मतलब नीचे, ओवर का मतलब ऊपर से, सिंक तो होगा नहीं, बीनेथ का मतलब भी नीचे ही होता है तो ये भी हमारा नहीं हो पाएगा, बिहाइंड का मतलब पीछे होता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। वन इज द ओनली ऑप्शन। नंबर 16 के पास आते हैं, क्या बोला गया? हेनरी सो सर्वाइल। सर्वाइल का मतलब आप बोल सकते हैं गुलामी का या फिर खुशामदी करना, किसी की चापलूसी करना, दैट इज कॉल्ड सर्वाइल। तो हेनरी इज सो सर्वाइल दैट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम। बिल्कुल, वो इतना सर्वाइल है कि वो बाकी लोग उसका एडवांटेज लेते हैं, फायदा उठाते हैं। तो आपको इस सर्वाइल का ना उल्टा निकालना है, एंटोनिम। जो बहुत चापलूस है उसका उल्टा क्या हो जाएगा? बहुत एरोगेंट है ना? एरोगेंट मतलब बहुत उदंड है, किसी की बात ही नहीं सुनता। तो एरोगेंट क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा। बाकी एक वर्ड है सिपिस। सिपिस का मतलब क्या होता है भाई? सिपिस का मतलब होता है दब्बू। ठीक है, इसी को बोलते हैं शर्मिला, जो शर्मा शर्मा के बोले बात करे, दैट इज कॉल्ड सिपिस। इसी को शॉर्ट में कहते हैं साई। ठीक है। कनिंग का मतलब क्या होता है भाई? धूर्त। चालाक को बोलते हैं धूर्त या चालाक, मतलब कॉल्ड कनिंग। बिकरिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिकरिंग? ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे बिकरिंग का मतलब होता है कि बेकार की बात पर झगड़ा करना, दिस कॉल्ड बिकरिंग। एक वर्ड यहाँ पे लिख लेंगे आप, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे आ चुका है, बिकर, जिसका मतलब होता है बेकार की बातों पर झगड़ा करना, बिकर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 17 क्या बोलता है? फिर से आ गया पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, और देखें कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अनाउंस। सेल विल का मतलब क्या हो जाएगा? विल, पहले वही आया था प्लस बी थ्री। अब ये देखना है, बाकी एलिमिनेट करो। द फाइनेंशियल रिजल्ट्स विल हैव बीन नहीं होगा, विल बी चाहिए हमको, तो आर बीइंग नहीं होगा। ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस्ड, डायरेक्टली बोल रहा है अनाउंस, तो सिर्फ बी3 आ गया। हमको चाहिए विल प्लस बी3, दैट इज द ओनली ऑप्शन नंबर 4। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में पूरे सवाल पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, आप वर्ब को देखो फटाफट, और जिसमें एडवर्ब है आप उसको भी देख करके फटाफट निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 18 क्या होता है? 18 नंबर सवाल, वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हाट वी टीच आवर चिल्ड्रन इज व्हाट वी इनकलकेट इन देम। हमें इस बात की याद रखनी चाहिए कि हम अपने चिल्ड्रन को क्या पढ़ाते हैं, वही चीज़ पढ़ाते हैं जो हम उनके मन में बैठाते हैं। इनकलकेट का मतलब होता है मन में बैठाना कोई बात किसी व्यक्ति के, दैट इज कॉल्ड इनकलकेट, मन में बैठा देना। तो इसका आपको निकालना क्या है भाई? मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, लेकिन आपको निकालना है सिनोनिम्स एंड इंस्टिल। इंस्टिल का मतलब भी क्या होता है भाई? मन में बिठाना। क्या होता है भाई? मन में बैठाना कोई बात, किसी चीज, किसी व्यक्ति में। ठीक है। इंस्पायर का मतलब प्रेरित करना, इम्पोर्ट का मतलब आयात करना, इन डेंजर मतलब खतरे में होना, इन डेंजर मतलब खतरे में होना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। खतरे में होना, खतरे में डालना किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, दैट इज कॉल्ड इन डेंजर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 17 क्या बोलता है? द हंटर डॉग्स फॉलोड द हाइनाज सेंट। दो तीन वर्ड है। हंटर डॉग्स क्या होता है ना? फॉलो करते हैं हाइना के सेंट को, उनके सुगंध को पहचान के आगे बढ़ते हैं ना, आपने देखा होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको? सेंट। ये सेंट तो अलग है, आपने पढ़ा होगा सेंट परसेंट, यानी 100% को बोलते हैं सेंट। तो ये वाला तो नहीं होगा, यानी कि ये वाला सेंट यानी कि सुगंध की बात करेंगे, ये कुछ होता ही नहीं। और ये वाला क्या होता है? सेंस, यानी कॉमन सेंस वाला ये सेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 20 पे चलते हैं। 20 नंबर सवाल क्या बोलता है कि नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी। आपको निकालना है, स्प्लिट किया गया है। ग्रामेटिकल एरर किसमें है? तो आप देख पाएंगे नीतू हैव बीन तो होगा ही नहीं। नीतू चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो नीतू हैज बीन, ना कि हैव बीन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, पहले में ही दिख गया। आगे हम बढ़ते हैं। अब आ चुका है क्लोज टेस्ट, आप देखेंगे कंप्रीहेंशन क्लोज टेस्ट जो भी है। तो आप देखेंगे, पहले सवाल पढ़ते हैं। क्लोज टेस्ट हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो हम इस तरह सॉल्व करते हैं, जैसे एक बार हम पढ़ लेते हैं बिना ऑप्शन को देखे, बिना पांचों सवाल को देखे, हम बस एक बार 1 मिनट में ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं कि ये किस चीज के बारे में हो सकता है। ठीक है, तो कुछ आइडिया मिल जाता है कि आगे किस तरह से मूव करना है। ठीक है, तो ह्यूमन लाइफ इज, ऑप्शन को अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आप देख पाएंगे कि सारा कंसिडर्ड ही है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। इज प्लस वी3, यहाँ पैसिव सेंटेंस की बात करना है। ह्यूमन लाइफ इज अ यूनिक ब्लेसिंग। इज कंसिडर तो हो नहीं पाएगा, इज कंसीडर्ड। अगर आप देखेंगे एक वर्ड होता है इज, एम, आर प्लस वी3, ये पैसिव का सेंटेंस है। द ह्यूमन लाइफ इज कंसीडर्ड अ यूनिक ब्लेसिंग। ह्यूमन जो लाइफ है उसको कंसीडर किया जाता है एक यूनिक ब्लेसिंग के रूप में।
ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द, किस पे डिपेंड करता है, ह्यूमन का लाइफ किस पे डिपेंड करता है। तो आप देखेंगे डिपेंड ऑन द, यहाँ पे एडजेक्टिव आना चाहिए, ठीक है। डिपेंड ऑन द नोन ऑफ द सेल्फ, नहीं होगा। विटनेस, अवेयर, अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ, तो आसान ऑप्शन देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 के पास आते हैं। नंबर 3 क्या बोलता है भाई, ठीक है। Human life is considered a unique blessing which in turn depends on the awareness of the self, जो खुद के अवेयरनेस पे डिपेंड करता है। He who is not aware of the self, जो खुद पे अवेयर नहीं है, can neither have peace nor be foster peaceful existence, ना ही वो उसको शांति मिल सकती है, ना ही उसके एग्जिस्टेंस पे कुछ है ना पीसफुल एग्जिस्टेंस कर सकता है। वी हैव टू लिंक आवर सोल विथ गॉड, हमें अपने आत्मा को गॉड से मिलाना पड़ेगा। बॉडी विद द फिजिकल वर्ल्ड फॉर सब्सटेंस, जीने के लिए हमें सब कुछ कोलैबोरेट करना पड़ेगा एक दूसरे से, ठीक है। तो नंबर 3 क्या बोलता है, द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेकेड आई। यहाँ पे सिंस आना चाहिए, फ्रॉम आना चाहिए, एज पर आना चाहिए, फॉर। तो द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेकेड आई, आवर माइंड ऑफन वंडर्स वेयर एवर इट गोज। हमारा माइंड वंडर करता है, विचरित करता है जहां भी जाता है। इसका मतलब ये इसका कुछ तो उत्तर है, कुछ तो इसका आंसर दे रखा है। द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेकेड आई। जो गॉड है ना, यहाँ पे एक वर्ड होता है चूकी, चूकी के सेंस में इस वर्ड को एक सेंटेंस को लिखा गया है। सिंस द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू नेकेड आई, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए हमारा माइंड जहां भी जाता है वॉन्डरित करता है, विचरित करता है। तब फ्रॉम तो हो नहीं सकता, सिंस इज द ओनली ऑप्शन। अगर आप ऑप्शन से रिलेट कर पाएंगे, फटाफट इसको सॉल्व कर पाएंगे। नंबर 4 के पास आते हैं। नंबर 4 क्या बोलता है भाई, ठीक है, जहां भी, हाँ, आवर माइंड ऑफन वॉन्डर्स वेयर एवर इट गोज, ठीक है। सो एज ए रिक्रिएशन, सॉरी, एज अ रिएक्शन, कॉजिंग, एज ए रीजन तो होता ही नहीं, कुछ कॉजिंग होता ही नहीं, तो एज ए रिजल्ट, ठीक है। ऑप्शन देख के आपको फटाफट लग जाएगा, एज ए रिजल्ट ही होना चाहिए, एज ए रिजल्ट, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मलेस गॉड है वो इनविजिबल है नेकेड आई से, इसलिए हमारा दिमाग जहां भी जाता है विचलित करता है। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि एज ए रिजल्ट, उसके परिणाम स्वरूप वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन, ठीक है। हम डेवलप नहीं कर पाते लव को डिवाइन के लिए। तो एज ए रिजल्ट, यानी इसके परिणाम स्वरूप, एज ए रीजन नहीं, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट, कॉजिंग में नहीं होगा, एज ए रिएक्शन में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो द लास्ट क्वेश्चन इज, क्या है आप देख पाएंगे, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन एंड रिलीजन लाइक द white light of heavens, and religion like the white light of heavens, ठीक है। मल्टी कलर्ड फ्रेगमेंटेशंस, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है भाई, टुकड़ा, टुकड़ा होता है। बाय द प्रिज्म्स ऑफ मेन एंड लॉसेस इट्स ग्रेविटी, क्या बोल रही है, यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो ब्रेक, टूटने के बारे में कह रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक्स फ्रॉम होगा, ब्रेक्स टू तो होगा ही नहीं, ठीक है। ब्रेक्स फ्रॉम होगा या ब्रेक इनटू होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो ब्रेक्स है और यहाँ ब्रेक है और यहाँ ब्रेक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आओ जरा देखते हैं, क्या फिर से पढ़ते हैं। एंड रिलीजन लाइक द वाइट लाइट ऑफ हेवेंस, एंड रिलीजन लाइक द वाइट लाइट ऑफ हेवेंस ब्रेक्स इनटू मल्टी कलर्ड फ्रेगमेंटेशंस, टुकड़ों में टूट जाना, यानी कि ब्रेक इनटू होता है, ठीक है। ब्रेक्स इनटू, अच्छा, ब्रेक फ्रॉम मतलब किसी चीज से बिछड़ जाना, दैट इज कॉल्ड ब्रेक्स फ्रॉम, ठीक है। टूट के अलग हो जाना, दैट इज कॉल्ड ब्रेक फ्रॉम। यहाँ पे टुकड़ों में टूट जाने की ब्रेक इनटू बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो हेवेंस ब्रेक्स इनटू मल्टी कलर्ड फ्रेगमेंटेशंस, ठीक है, बाय द प्रिज्म ऑफ मेन एंड लॉसेस इट्स ग्रेविटी, ठीक है। सो ये हमारा शिफ्ट खत्म हो चुका है, इंग्लिश का लास्ट सवाल खत्म हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, तो एक बार लाइक कर देना दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग पूरे शिफ्ट करने वाले हैं, 39 शिफ्ट, 39 सेट के अंदर, ठीक है। आई होप यू विल लाइक इट, सो थैंक यू सो मच।